स्पेनिश रिसर्च वेसल सांटा एस्पेरांसा अटलांटिक महासागर की विशाल लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जहाज पर वैज्ञानिकों, गोताखोरों और क्रू के कुल 18 लोग सवार थे। उनका मिशन था समुद्र की गहराइयों में डूबे एक पुराने स्पेनिश जहाज ला फोर्टुना के अवशेषों की खोज करना। कप्तान एलेजेंड्रो सांतोस 30 साल के अनुभव वाला नाविक डेक पर खड़ा दूरबीन से क्षितिज को देख रहा था। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हम 3 दिन में साइट तक पहुंच जाएंगे, उसने अपने चीफ इंजीनियर कार्लोस से कहा। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनके जीवन की सबसे भयावह यात्रा बनने वाला था। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। नीले समुद्र के ऊपर काले बादलों की मोटी परत छा गई। हवा अचानक तेज हुई और रडार पर लाल चेतावनी संकेत चमक उठे। सोफिया, जो मरीन बायोलॉजिस्ट थी, घबरा कर बोली, यह तूफान तय मार्ग से सिर्फ 50 मील दूर है एलेक्जेंड्रो, हमें रास्ता बदलना होगा। अलेहांद्रो ने गहरी सांस ली। हमारे पास इतना ईंधन नहीं कि लंबा चक्कर काट सकें, बस यही उम्मीद करनी होगी कि यह हमें सीधा न छुए। लेकिन समुद्र किसी की दुआ नहीं सुनता। शाम होते होते हवाओं ने जहाज को झकझोर दिया। सांटा एस्पेरांसा अब 30-40 फीट ऊंची लहरों के बीच खिलौने की तरह उछल रही थी। बिजली कड़की और उसी पल इंजन रूम से जोरदार धमाके की आवाज आई। कार्लोस चिल्लाया, पानी अंदर घुस रहा है, इंजन फेल हो गया है। अलेक्जेंड्रो ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग लाइफ जैकेट पहनो, डेक पर आओ। हर किसी की आंखों में डर था, लेकिन कोई भाग नहीं सकता था। समुद्र अब राक्षस बन चुका था। हर लहर में मौत थी। रात गिराई, ठंडी हवाओं में नमक और पानी का मिश्रण आंखों को जला रहा था। सोफिया ने अपनी नोटबुक और सैंपल बॉक्स कसकर पकड़ रखा था, मानो वे उसके जीवन का ताबीज हो। अचानक एक विशाल लहर जहाज पर गिरी, इतनी बड़ी कि उसने सब कुछ निगल लिया। चीखें, लकड़ी टूटने की आवाजें और फिर सिर्फ अंधेरा। कुछ पल बाद बस मलबा रह गया, तैरते टुकड़े, बहते इंसान और अंतहीन सन्नाटा। जब सोफिया को होश आया, वह रेत पर लेटी थी। आंखों में सूरज की तेज रोशनी चुभ रही थी। उसके आसपास सिर्फ समुद्र की आवाज थी, कोई जहाज नहीं, कोई साथी नहीं। वह हड़बड़ा कर उठी, गला सूख रहा था। हेलो, कोई है? उसने आवाज लगाई। कहीं दूर से एक धीमी कराह सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ी और देखा, अलेहांद्रो और कार्लोस जिंदा थे। दोनों घायल थे लेकिन होश में। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि वे मौत को मात दे चुके हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ और लोग भी मिले। लूका, मेडिकल असिस्टेंट, एलेना, डाइवर और राउल, कैमरा ऑपरेटर। बाकी 12 लोग या तो लापता थे या समुद्र ने उन्हें हमेशा के लिए छिपा लिया था। सूरज ढलने लगा। अलेखांद्रो ने गीली रेत पर खड़े होकर चारों ओर देखा। रात यहीं गुजारनी होगी, पहले कोई ऊंची जगह ढूंढो, उसने कहा। सबने मिलकर समुद्र किनारे बिखरे मलबे से लकड़ी और रस्सियां इकट्ठी की। टूटी नाव के हिस्से से उन्होंने एक अस्थायी शेल्टर बना लिया। ठंडी हवा चल रही थी और नमक की परतें उनके शरीर पर जम गई थीं। किसी के पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, बस डर और उम्मीद। सोफिया ने रेत में नक्शा बनाते हुए कहा, अगर यह द्वीप किसी मुख्य धारा से जुड़ा नहीं तो हमें खुद ही बचने का रास्ता बनाना होगा। पहले हमें पता लगाना होगा कि यहां पीने का पानी है या नहीं। कार्लोस ने गहरी आवाज में कहा, अगर नहीं है तो 3 दिन में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। रात आई तो उसके साथ एक अजीब सन्नाटा भी। समुद्र की लहरें अब भूतों जैसी लग रही थीं। दूर कहीं से कुछ अनजान आवाजें, मानो कोई चल रहा हो या सांस ले रहा हो। एलेना फुसफुसाई, ये कौन सी जगह है? क्या यहाँ कोई रहता है? लूका बोला, दुआ करो कोई इंसान न रहता हो। वो रात किसी को नींद नहीं आई। हर कोई डर के साए में जागता रहा। सुबह की पहली किरणों के साथ सोफिया ने द्वीप का सर्वे शुरू किया। उसे पहाड़ जैसी चट्टानें, घने पेड़ और बीच में एक घाटी दिखी जहां से हल्का धुआं उठ रहा था। वह धुआं किसी ज्वालामुखी का था या किसी और चीज का, कोई नहीं जानता। अलेखांद्रो ने फैसला किया, हमें वहां जाना होगा। शायद वहां ताजा पानी या कोई और जीवन का निशान हो। उन्होंने मलबे से कुछ डिब्बे, रस्सियां और एक छोटा फ्लेयर साथ लिया और चल पड़े। 3 घंटे पैदल चलने के बाद वे एक छोटे झरने के पास पहुंचे। पानी देखकर सबकी आंखें भर आईं। सोफिया ने बोतल में भरते हुए कहा, हम बच सकते हैं अगर हम साथ रहें। उस दिन उन्होंने जिम्मेदारियां बांटी। अलेहांद्रो सुरक्षा और दिशा संभालेगा।
सोफिया पानी और पौधों की पहचान करेगी, कार्लोस उपकरणों की मरम्मत करेगा, एलेना निगरानी रखेगी और लूका प्राथमिक उपचार संभालेगा। शाम तक उन्होंने लकड़ी और पत्तों से एक छोटा कैंप बना लिया। रात को उन्होंने पहली बार आग जलाई। लपटों की रोशनी में उनके थके चेहरे चमक उठे, जैसे मौत के बीच भी उम्मीद की लौ जल उठी हो। अलेहांद्रो ने अपने पुराने नोटबुक में कुछ लिखा। दिन 2, हमने पानी ढूंढ लिया है। लोग डरे हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। समुद्र शांत है, पर इस द्वीप में कुछ अजीब है। रात को आवाजें आती हैं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। शायद असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ। तीसरे दिन सोफिया जंगल में पौधों की खोज कर रही थी। तभी उसकी नजर रेत में धंसे एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। उस पर स्पेनिश में लिखा था, पीछे मत लौटो। सोफिया सन्न रह गई। किसने लिखा था ये? क्या यहां पहले भी कोई आया था? वह दौड़कर एलेजेंड्रो के पास पहुंची और लकड़ी दिखाई। एलेजेंड्रो का चेहरा फीका पड़ गया। यह हमारे जहाज का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है हम अकेले नहीं हैं। उस शाम समुद्र की लहरें पहले से ज्यादा ऊंची थीं। आसमान में अंधेरे बादल और कुछ काले पक्षी मंडरा रहे थे और समुद्र के किनारे जहां उन्होंने पहली बार कदम रखा था, वहां अब रेत पर कुछ नए निशान थे। नंगे पैर के, लेकिन इंसानी नहीं। रात ने द्वीप को निगल लिया था। आसमान में चांद आधा छिपा था और लहरों की आवाज में एक अजीब कंपन थी। कैंप के पास आग जल रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी दूर जाने की। सोफिया ने धीरे से कहा, वो निशान इंसानी नहीं लग रहे थे, लेकिन अगर जानवर के हैं तो इतने बड़े कैसे? अलेहांद्रो ने अपनी राइफल जैसी दिखने वाली सिग्नल गन हाथ में ली और बोला, डर सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमने देखा, या फिर ये जगह हमारे लिए बनी ही नहीं। कैंप में सन्नाटा पसरा रहा। हवा चलने लगी, सूखी पत्तियां सरसराईं और समुद्र की आवाज अब किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। एलेना ने दूर अंधेरे में कुछ हरकत देखी। उसने धीमे से कहा, वो देखो, पेड़ों के पीछे कुछ हिल रहा है। अलेहांद्रो तुरंत उठा और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस रेत पर गहरे निशान जो धीरे धीरे समुद्र की ओर जा रहे थे। सभी की आंखें उस दिशा में टिक गईं, पर कुछ सेकंड बाद हवा और अंधेरे ने सब निगल लिया। रात किसी तरह बीती। सुबह की पहली किरणों के साथ सबके चेहरे थके हुए थे। लूका ने कुछ सूखे फल और घास के बीज इकट्ठे किए थे। उसने उन्हें आग पर हल्का सा सेंका। वो उनका नाश्ता था, कड़वा, सूखा, पर उम्मीद से भरा। एलेजेंड्रो ने कहा, हम यहां तब तक नहीं टिक सकते जब तक हमें पता न चले कि यह जगह क्या है। हमें द्वीप का नक्शा बनाना होगा। सोफिया और एलेना उसके साथ चलने को तैयार हुई। लूका और कार्लोस कैंप पर रहे ताकि आग जलती रहे और किसी आकस्मिक हमले से सुरक्षा बनी रहे। तीनों जंगल के भीतर चले गए। घने पेड़, बेलों की परतें और नीचे गीली मिट्टी की गंध, सब कुछ किसी पुराने भूले हुए संसार जैसा लग रहा था। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। सोफिया ने धीमे से कहा, कितनी अजीब बात है, यहां कोई जानवर की आवाज तक नहीं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना पत्थर का ढांचा दिखा, आधा जमीन में धंसा हुआ। दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे थे, जैसे किसी प्राचीन जनजाति की भाषा। अलेक्जेंड्रो ने दीवार पर हाथ फेरा। यह कोई सामान्य द्वीप नहीं है, लगता है यहां कभी सभ्यता रही होगी। अचानक पेड़ों की दिशा से झोंका आया, जैसे किसी ने जोर से सांस छोड़ी हो। तीनों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी अलेहांद्रो को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने उस पत्थर के ढांचे की एक फोटो खींची और वापस लौटने लगे। रास्ते में सोफिया ने जमीन पर कुछ हड्डियां देखी। ये किसी बच्चे की लगती है। एलेजांड्रो ने फौरन उसे उठाया नहीं, बस देखा, फिर बोला, चलो कैंप लौटते हैं। वापस पहुंचने पर लूका और कार्लोस बेचैन थे। लूका बोला, तुम लोग कहां थे? हमने कुछ आवाजें सुनी, कोई हमारे कैंप के पास था। एलेना घबरा गई। कौन? हम नहीं जानते, लूका ने कहा। रात पहरा 2 लोग देंगे, उसने कहा, एक मैं, एक लूका। रात ढली। कैंप के पास समुद्र की आवाज धीमी थी, पर हवा में बेचैनी थी। अलेहांद्रो आग के पास बैठा था, उसकी नजरें पेड़ों की ओर थीं। अचानक उसने दूर झाड़ियों में हलचल देखी, 2 चमकती आंखें। उसने धीरे से सिग्नल गन उठाई और ट्रिगर दबाया।
रोशनी फैल गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह जब सब जागे, उन्होंने रेत पर अजीब निशान पाए, इंसानी पांव जैसे, पर एड़ी की जगह पंजे और उंगलियां लंबी थीं। सोफिया ने कहा, ये किसी मानव के नहीं हो सकते। दिन बीता, पर हवा और भी भारी होती गई। कार्लोस ने मलबे से रेडियो ठीक करने की कोशिश की, पर कोई सिग्नल नहीं मिला। लूका ने कुछ पौधों को औषधि की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक जहरीला निकला। उसकी उंगलियां नीली पड़ गईं। अलेहांद्रो ने उसकी पट्टी बांधी और कहा, अब हमें यहां टिकने के लिए सोचना पड़ेगा। ये जगह सिर्फ अनजान नहीं, खतरनाक है। उस शाम वे फिर उसी झरने की ओर गए जहां उन्होंने पानी पाया था, लेकिन वहां अब मिट्टी में किसी के चलने के ताजे निशान थे और पास ही पेड़ की छाल पर उकेरे हुए कुछ शब्द। स्पेनिश में लिखा था, वे रात में आते हैं। एलेना का चेहरा पीला पड़ गया। कौन आते हैं? अलेहांद्रो ने बस धीमे से कहा, शायद हमें जल्द ही पता चल जाएगा। वह सब वापस कैंप पहुंचे, पर भीतर एक अनजाना डर बढ़ने लगा था। रात होते ही हवा फिर से तेज हुई, आग की लपटें नाचने लगीं। फिर अचानक एक पत्थर कैंप के पास आ गिरा। सब चौंक गए। एलेना ने चीख कर कहा, किसने फेंका ये? कहीं से जवाब नहीं आया, बस झाड़ियों के पीछे सरसराहट थी। अलेहांद्रो ने फ्लेयर गन उठाई और आसमान की ओर दागी। लाल रोशनी ने कुछ सेकंड के लिए पूरे इलाके को उजाला दिया, और तभी उन्होंने देखा पेड़ों के बीच कई परछाइयां खड़ी थीं। नंगे झुके हुए शरीर, सफेद आंखें और चेहरे जैसे मिट्टी में सने हुए, जैसे किसी इंसान और जानवर के बीच का रूप। फ्लेयर की रोशनी खत्म होते ही सब फिर अंधेरे में गायब हो गए। लूका कांपते हुए बोला, वो क्या थे? इंसान? अलेखांद्रो ने धीरे से कहा, जो भी थे वो हमें देख रहे हैं, और शायद ये उनका द्वीप है। रात का बाकी हिस्सा खामोशी में गुजरा। कोई नहीं बोला, बस आग जलती रही। किसी ने सोने की कोशिश नहीं की। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि अब उन्हें द्वीप के उस हिस्से की ओर जाना होगा जहां से धुआं उठता था, क्योंकि शायद वही इस रहस्य की जड़ है। अलेहांद्रो ने अपने नोटबुक में लिखा, दिन 5, हमें यहाँ कुछ अजीब मिल रहा है। ये द्वीप जीवित है और हमें देख रहा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो रात में चलता है और हमें बचने नहीं देगा। उसने पेन बंद किया, फिर समुद्र की ओर देखा। लहरें शांत थीं, लेकिन अब वो शांति डरावनी लग रही थी। सोफिया ने पीछे से धीरे से कहा, अगर ये जगह कभी इंसानों की थी तो शायद अब नहीं है। अलेजांद्रो ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आकाश की ओर देखा जहां सूरज उग रहा था, लेकिन उसके रंग में अब भी अंधेरा था। सुबह की हवा में नमी थी और आकाश में हल्के बादल तैर रहे थे। अलेहांद्रो ने अपने नोटबुक में कुछ शब्द लिखे, आज हम द्वीप के केंद्र की ओर जाएंगे। अगर हम नहीं लौटे तो शायद कोई कभी ना जाने कि यहाँ क्या हुआ। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया। सोफिया, कार्लोस, एलेना और लूका, हर किसी के चेहरे पर थकान और डर था, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की एक रेखा थी। एलेजेंड्रो ने कहा, हम उस दिशा में जाएंगे जहां से धुआं उठता है। शायद वहां कुछ ऐसा मिले जो हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता दे, या कम से कम समझने का। सबने अपने अपने छोटे बैग उठाए, जिनमें कुछ सूखे फल, रस्सियां और बचे हुए औजार थे। उन्होंने झरने से पानी भर लिया और यात्रा शुरू की। द्वीप का जंगल अब और भी घना होता जा रहा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी जीव की उभरी हुई नसें। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़न, नमक और किसी अनजान चीज का मिश्रण। एलेना ने नाक पर कपड़ा बांधा, यहाँ कुछ तो सड़ रहा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कुछ मिला जो किसी बुरे सपने जैसा था। मिट्टी में आधे ढसे इंसानी ढांचे, पुराने कपड़ों के साथ। सोफिया झुककर देखने लगी। ये कम से कम 20 साल पुराने लगते हैं। कार्लोस ने पास की दीवार जैसी चट्टान पर उंगली रखी। वहां उकेरे हुए चिन्ह थे और एक शब्द जो सबको चुप कर गया, एस्पेरांजा, यानी आशा। वो उनके अपने जहाज का नाम था, पर यह असंभव था। उनका जहाज तो समुद्र में डूबा था, तो फिर यह लिखावट यहां कैसे? अलेजांड्रो का चेहरा सख्त हो गया। इसका मतलब है हमने जो झेला है वो शायद किसी और ने पहले भी झेला था, और वो भी हमारे जैसे लोग। हवा में अब बेचैनी बढ़ गई थी। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं। दूर कहीं से एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। सोफिया ने डरते हुए पूछा,
क्या आपने सुना? अलेक्जेंड्रो ने सिर हिलाया। हाँ, और ये इंसानी नहीं लग रही। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। एक खुला मैदान मिला, बीच में पत्थरों का गोल घेरा और उसके भीतर राख। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी किसी ने आग जलाई हो, लेकिन बहुत साल पहले। राख के नीचे से उन्हें कुछ मिला, एक जंग लगा लॉकेट। उसके अंदर एक फीकी तस्वीर थी, एक औरत और एक बच्ची। पीछे उकेरा था, घर लौटने के लिए सोफिया की आंखें भर आईं। ये लोग कौन थे? अलेक्जेंड्रो ने धीरे से कहा, शायद वो जो लौट नहीं पाए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि जंगल खत्म हो रहा है। अब सामने एक ऊंची चट्टान थी, जिसके नीचे एक गुफा जैसी दरार खुली थी। वहीं से धुआं उठ रहा था। कार्लोस ने कहा, शायद यह ज्वालामुखी की दरार है। अलेगांद्रो ने जवाब दिया, या किसी का ठिकाना। उन्होंने तय किया कि अंदर जाना ही होगा। एलेना ने फ्लेयर निकाला और जलाया। गुफा में रोशनी फैली, दीवारों पर हाथों के निशान, खून जैसे दाग और पत्थर में उकेरे गए कुछ चित्र दिखाई दिए। उनमें इंसानों को किसी अजीब रस्म में दिखाया गया था। कुछ लोगों को पेड़ों से बांधा गया था और कुछ को आग में झोंका जा रहा था। सोफिया ने कांपते हुए कहा, यह कोई धार्मिक स्थल जैसा है, लेकिन यहां की सभ्यता तो सदियों पहले खत्म हो चुकी होगी। अलेहांद्रो ने दीवार पर उकेरे गए आखिरी चित्र को देखा। उसमें दिखाया गया था कि समुद्र से कुछ लोग आते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। उसी समय पीछे से आवाज आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। सबने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर हवा में एक हल्की फुसफुसाहट, घर लौटने के लिए। एलेना ने चीख कर कहा, किसने कहा ये? पर जवाब सिर्फ हवा में गूंज बनकर रह गया। गुफा के भीतर और आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा कमरा जैसा हिस्सा मिला। दीवारों पर पुराने औजार, जले हुए बर्तन और इंसानी हड्डियां। मध्य में एक बड़ा लकड़ी का ढांचा था, जिस पर धूल जमी थी। सोफिया ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया और जो सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। वो एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके जहाज सांता एस्पेरांजा में था, पर यह मॉडल कम से कम 50 साल पुराना था। कार्लोस ने तुरंत उसे देखने लगा। अगर ये चल जाए तो शायद हम मदद बुला सकें। अलेहांद्रो ने कहा, पहले जान लो ये यहां आया कैसे? कार्लोस ने कुछ तार जोड़ने शुरू किए। तभी गुफा के अंदर से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे भारी गीली मिट्टी पर चलते कदम। एलेना ने फ्लेयर ऊपर किया और रोशनी में दीवार पर परछाई नाचने लगी। कोई आ रहा था, झुका हुआ पर इंसानी आकृति में, चेहरे पर मिट्टी, आंखों में सफेदी और हाथ में हड्डी का टुकड़ा। सोफिया ने धीमे से कहा, ये वही है जो रात को आते हैं। अलेहांद्रो ने सबको पीछे किया और गन तानी। उस प्राणी ने अजीब सी आवाज निकाली, जैसे चीख और कराह का मिश्रण। फिर अचानक भागा और अंधेरे में गायब हो गया। कार्लोस की सांसें तेज थीं। हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम भागे तो वो हमें बाहर भी ढूंढ लेंगे। पहले रेडियो चालू करो। कार्लोस ने पसीने में तर हाथों से स्विच घुमाया। कर्कश आवाज आई, फिर कुछ साफ शब्द, अगर कोई सुन रहा है, मदद। अलेहांद्रो की आंखें फैल गईं। यह सिग्नल जीवित है, कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी पर। अचानक गुफा की दीवारें गूंजने लगीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। रेत झड़ने लगी, पत्थर खिसकने लगे। सोफिया चिल्लाई, छत गिर रही है। सब भागे गुफा से बाहर, धुएं और धूल के बीच से। बाहर निकलते ही हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज को हाल ही में जलाया गया हो। और चट्टान के नीचे, जहां से वो आए थे, अब एक नया दरवाजा दिख रहा था, मिट्टी हटने से खुला हुआ। अलेहांद्रो ने टॉर्च लगाई। अंदर पुरानी लकड़ी की नावें थीं, टूटी रस्सियां और दीवार पर उकेरा हुआ एक वाक्य, कोई भी इस द्वीप से बाहर नहीं निकलता। सबकी सांस रुक गई। एलेना ने धीमे से कहा, तो फिर वो जो लोग थे जो हमसे पहले यहां आए। सोफिया ने बात पूरी की, वो अब वही बन चुके हैं जो रात को आते हैं। अलेहांद्रो ने टॉर्च बंद की और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। अगर यह सच है, उसने कहा, तो हमें अब सिर्फ एक रास्ता बचता है, लड़ना। सूरज डूब चुका था और आसमान पर लालिमा की जगह अब धूसर परतें थीं। अलेहांद्रो, सोफिया, कार्लोस, एलेना और लूका उस गुफा से बाहर आए जहां उन्होंने कोई भी इस द्वीप से बाहर नहीं निकलता लिखा देखा था। उनके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे थे, चेहरे पर थकान और दिमाग में सवालों का तूफान।
अगर यह सच है, एलेना ने कांपती आवाज़ों में कहा, तो हम यहां से कभी नहीं निकल सकते। अलेखांद्रो ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हम अब तक जिंदा हैं, इसका मतलब है कि उम्मीद भी जिंदा है, लेकिन हमें समझना होगा कि यह द्वीप चाहता क्या है। हवा में अब भी धुएं की गंध थी। सोफिया ने चारों ओर देखा, पेड़ों की छालें झुलसी हुई थीं, जैसे हाल ही में आग लगी हो। किसने जलाई होगी ये आग? उसने खुद से पूछा। एलेजेंड्रो बोला, जो भी यहां रहता है वो हमें बाहर निकालना चाहता है। उन्होंने तय किया कि वे अब समुद्र तट की ओर लौटेंगे ताकि अगले दिन किसी ऊंची जगह से सिग्नल भेजने की कोशिश कर सकें। रास्ता लंबा था और हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। लूका ने पीछे मुड़कर देखा, गुफा के ऊपर अब हल्का धुआं उठ रहा था, लेकिन कोई लपट नहीं। यह जगह खुद सांस ले रही है, उसने कहा, आधा डरा हुआ, आधा हैरान। रात पड़ने से पहले वे समुद्र किनारे पहुंचे। लहरें सामान्य लग रही थीं, लेकिन अलेखांद्रो जानता था कि इस शांति के नीचे कुछ खतरनाक छिपा की हल्की रोशनी और आसपास रेत पर बने पुराने निशान जो अब नए जैसे दिख रहे थे। सब थके हुए थे पर कोई सो नहीं पाया। अलेखांद्रो ने नोटबुक निकाली और लिखा, दिन, सफेद आंखें और धीमी गति से हिलते शरीर। पर इस बार उनमें से एक अलेखांद्रो की आंखों में सीधे देख रहा था, जैसे उसे पहचानता हो। अलेखांद्रो का दिल धड़क उठा। वो वही था, उसका पुराना सहकर्मी मटेओ, जो तूफान की रात गायब हुआ था। मटेओ, अलेना ने कहा, यह असंभव है, वो मर चुका था। अलेक्जेंड्रो ने धीमे स्वर में जवाब दिया, शायद द्वीप उसे मरने नहीं देता। सुबह होते होते सबकी हालत खराब थी। लूका का जख्म सूज गया था और वह बुखार में तड़प रहा था। सोफिया ने पत्तियों से दवा बनाई, पर असर कम था। कार्लोस ने कहा, अगर हम यहां और रुके तो कोई भी नहीं बचेगा। अलेखांद्रो ने एक फैसला किया, हम आज पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे, वहां से सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे। अगर भाग्य साथ हुआ तो कोई जहाज या विमान हमें देख लेगा। उन्होंने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। रास्ता खतरनाक था, चट्टानें फिसलन भरी, हवा तेज और हर ओर अजीब सी गंध। सोफिया बीच बीच में रुककर पेड़ों पर निशान बनाती रही ताकि वापसी का रास्ता मिल सके, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जिन निशानों को वह पीछे छोड़ती जा रही थी वे अपने आप मिट रहे थे। ये कैसे हो रहा है? उसने बुदबुदाया। एलेजेंड्रो ने बस कहा, द्वीप चाहता नहीं कि कोई यहां से निकले। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे ऊपर पहुंचे। ऊपर से समुद्र दिखाई दे रहा था, लेकिन क्षितिज पर कोई जहाज नहीं। चारों ओर धुंध थी और नीचे जंगल की छाया किसी जीव की तरह हिल रही थी। कार्लोस ने रेडियो निकाला, एंटेना लगाया और सिग्नल भेजने की कोशिश की। शुरुआत में बस शोर, फिर अचानक एक साफ आवाज आई, एस्पेरांजा। कौन बोल रहा है? अलेक्जेंड्रो का दिल उछल गया। यह कोई जहाज है, जवाब दो, कार्लोस ने चिल्लाकर कहा। हम सांता एस्पेरांजा के जीवित सदस्य हैं, हम एक अज्ञात द्वीप पर फंसे हैं, कृपया जवाब दो। कुछ सेकंड बाद रेडियो से फिर आवाज आई, सांता एस्पेरांजा 47 साल पहले नष्ट हो गया था। सबकी सांस थम गई। एलेना ने कहा, यह क्या बोल रहे हैं? हम तो अभी 1 हफ्ता पहले निकले थे। सोफिया के हाथ कांपने लगे। क्या यह हो सकता है कि समय यहां अलग चलता हो? अलेक्जेंड्रो ने कुछ नहीं कहा, बस समुद्र की ओर देखा जहां धुंध में एक धुंधली छाया दिखाई दी, जैसे कोई पुराना जहाज धीरे धीरे डूब रहा हो। वो देखो, उसने कहा। सबने देखा, वह सांता एस्पेरांजा ही थी, लेकिन टूटी जली हुई और दशकों पुरानी। एलेना चिल्लाई, ये कैसे मुमकिन है? अलेक्जेंड्रो ने बुदबुदाया, शायद हमने कभी द्वीप छोड़ा ही नहीं। उसी पल जमीन हिली, जैसे भूकंप आया हो। चट्टानें गिरने लगी, हवा में राख और धूल फैल गई। नीचे जंगल से सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी, चीखें, फुसफुसाहटें और किसी भाषा के अज्ञात शब्द। लूका ने डर से कहा, वे ऊपर आ रहे हैं। पेड़ों के बीच से वही परछाइयां निकल आईं, दर्जनों आकृतियां जो इंसानों जैसी थीं पर पूरी तरह नहीं। वे भागे, चट्टानों से कूदते हुए, हवा से बचते हुए नीचे उतरने लगे। एलेना फिसलकर गिर गई। अलेक्जेंड्रो ने उसका हाथ पकड़ा। पकड़े रहो, उसने चीखते हुए कहा, मुझे नीचे कुछ खींच रहा है। अलेना ने उसे ऊपर खींचा, लेकिन नीचे से एक हाथ जैसा कुछ उभरा, काला, गीला और इंसानी उंगलियों से बड़ा। वो चीज गायब हो गई, लेकिन एलेना का चेहरा पीला पड़ गया। वे किसी तरह नीचे पहुंचे। अब सूरज पूरी तरह ढल चुका था। कैंप दूर था और चारों तरफ उन आकृतियों की गूंज थी। सोफिया ने कांपती आवाज में कहा, शायद यह द्वीप आत्माओं का जाल है जो लोगों को बुलाता है, उन्हें तोड़ता है और फिर अपना बना लेता है। अलेखांद्रो ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ कोई रहस्य है जो इस सबको चलाता है। कार्लोस ने कहा, अगर यह सब सच है तो हम सब शायद पहले ही मर चुके हैं। अलेखांद्रो ने उसकी ओर देखा। नहीं, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक नहीं। हम इस द्वीप से निकलेंगे या इसे खत्म कर देंगे। रात ढल गई। दूर समुद्र से अजीब सी नीली रोशनी उठ रही थी, जैसे पानी खुद चमक रहा हो। लहरों के साथ ध्वनि उठी, धीमी लेकिन इंसानी सी, हमारे साथ आओ।
अलेहांद्रो ने आग की तरफ देखा, फिर अपनी नोटबुक खोली और आखिरी लाइन लिखी, अगर कोई कभी यह पढ़े तो जान ले ये द्वीप सिर्फ जमीन नहीं, ये एक दिमाग है और अब हम उसके भीतर हैं। उसने नोटबुक बंद की, आकाश की ओर देखा और पहली बार महसूस किया शायद वो अब उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां इंसान और डर के बीच की रेखा मिट जाती है। सुबह की धुंध घनी थी, सूरज की रोशनी मुश्किल से पेड़ों की शाखाओं के बीच झांक रही थी। अलेहांद्रो ने रेत पर अपने जूते रखे और लंबी सांस ली। अब हम पीछे नहीं लौट सकते, उसने कहा। टीम के बाकी सदस्य सोफिया, कार्लोस, एलेना और लूका चुप खड़े थे। हर किसी की आंखों में नींद की जगह थकान और डर बस चुका था। रात जो कुछ हुआ था उसने सबका विश्वास तोड़ दिया था। नीली रोशनी, फुसफुसाती आवाजें और वो आकृतियां जो हर तरफ घूम रही थीं, सबको एहसास हो चुका था कि यह द्वीप सामान्य नहीं है। लूका बुखार से कमजोर था, लेकिन उसने कहा, अगर हम रुक गए तो ये हमें निगल लेगा, चलो इसे खत्म करते हैं। अलेहांद्रो ने सिर हिलाया। हम उस दिशा में जाएंगे, उसने कहा, जहां से वो नीली रोशनी उठ रही थी। वहां इस द्वीप का सच छिपा है। सबने अपने अपने बैग उठाए और चल पड़े। रास्ता कठिन था, जमीन जगह जगह से फटी हुई, पेड़ों की जड़ें बाहर निकली हुई और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कुछ घंटे चलने के बाद वे एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचे। नीचे धुंध थी और बीच में एक झरना बह रहा था जो किसी नीले पत्थर से निकलता दिख रहा था। वहीं से वो रोशनी आ रही थी। एलेना ने नीचे झांककर कहा, क्या हमें वहां उतरना होगा? अगर हम सच जानना चाहते हैं तो हाँ। उन्होंने रस्सी बांधी और एक एक कर नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचने पर उन्होंने जो देखा उसने सबको सन्न कर दिया। गुफा के भीतर एक गोल झील थी और उसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर का ढांचा जिस पर पुरानी स्पेनिश और अजीब प्रतीक उकेरे थे। झील के पानी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे वो जीवित हो। सोफिया ने फुसफुसाकर कहा, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, ये ऊर्जा दे रहा है। कार्लोस ने उसका निरीक्षण करते हुए कहा, यह शायद किसी खनिज या रेडियो एक्टिव स्रोत से बना हो सकता है। अलेहांद्रो ने गंभीर आवाज में कहा, या फिर यह कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इंसान ने कभी समझा नहीं। अचानक लहरें उठीं, पानी के अंदर से कुछ बुलबुले उभरे और फिर कुछ आकृतियां दिखाई दी। वो वहीं थे, रात में दिखने वाले जीव। उनके चेहरे इंसानों जैसे, पर पूरी तरह नहीं। त्वचा सड़ी हुई, आंखें खोखली और शरीर पर समुद्री शैवाल चिपके हुए। एलेना चीख उठी, वो आ रहे हैं। अलेक्जेंडर ने सबको पीछे किया। शांत रहो, भागो मत। वो जीव धीरे धीरे करीब आने लगे। उनमें से एक सबसे आगे हाथ उठाकर बोला, तुम लोग जा नहीं सकते। आवाज भारी थी लेकिन समझ में आने लायक। अलेहांद्रो ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति पास आई और जैसे जैसे रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, सबकी सांसें थम गईं। वो मटेओ था, अलेहांद्रो का पुराना साथी, जो तूफान की रात समुद्र में गिर गया था, लेकिन अब उसका शरीर इंसान जैसा नहीं, कुछ और था। मटेओ बोला, हमने भी कोशिश की थी निकलने की, लेकिन द्वीप किसी को जाने नहीं देता। यह हमें जिंदा रखता है, पर अपने तरीके से। हम अब इसका हिस्सा हैं। सोफिया रो पड़ी, लेकिन क्यों? यह जगह क्या चाहती है? मटेओ ने ऊपर देखा। यह जगह ऊर्जा है, चेतना है। यह इंसानी डर और निराशा से जीवित रहती है। जितना तुम डरते हो उतना यह मजबूत होती जाती है। कार्लोस ने पीछे हटते हुए कहा, तो अगर हम डरना बंद कर दें? मटेओ ने उसे रोका। देर हो चुकी है, तुम सब पहले ही इसके दिमाग में फंस चुके हो। यहां समय नहीं चलता, यादें घूमती हैं। तुमने शायद वो रेडियो सुना होगा, वो तुम्हारा भविष्य था। अलेहांद्रो के चेहरे पर पसीना था। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते मटेओ। मटेओ ने उदास मुस्कान दी। तुम्हें मुझे नहीं, खुद को छोड़ना होगा। अचानक झील के बीचों बीच पानी उबलने लगा। रोशनी तेज हुई और पत्थर से जैसे धड़कन की आवाज आने लगी। टक टक टक, एलेना चिल्लाई, ये जिंदा है। अलेहांद्रो ने चारों ओर देखा। झील की दीवारों पर अब अजीब आकृतियां उभर रही थीं, जैसे इंसानों के चेहरे जो चीख रहे हों। यह द्वीप अपने भीतर सबको कैद कर रहा है, उसने कहा। यह डर को ऊर्जा में बदलता है। सोफिया ने कांपती आवाज में कहा, तो इसे खत्म करना होगा। अलेहांद्रो ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कैसे? कार्लोस ने झट से कहा, हमारे पास फ्लेयर और बैटरी हैं। अगर हम इन्हें साथ जोड़ दें तो शायद विस्फोट हो सके।
लूका ने कमजोर स्वर में कहा, अगर हम ऐसा करें तो बचेंगे नहीं। अलेहांद्रो ने उसकी ओर देखा। हम पहले ही आधे मर चुके हैं दोस्त, अब बचना नहीं, खत्म करना है। उन्होंने तेजी से काम शुरू किया। फ्लेयर और तारों को जोड़ा, बैटरी के कनेक्शन बांधे। मटेओ बस देखता रहा। सोफिया जमीन पर पड़ी थी, बेहोश लेकिन जिंदा। कार्लोस और एलेना कहीं नहीं दिख रहे थे। मटेओ गायब था। आसमान साफ था। द्वीप अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा हल्की थी, लहरें सामान्य। अलेहांद्रो ने टूटी नोटबुक उठाई और आखिरी पन्ने पर लिखा, हमने उस चीज को खत्म कर दिया जो हमें कैद कर रही थी, लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम सच में बाहर हैं या फिर यह भी उसका ही हिस्सा है? उसने समंदर की तरफ देखा। दूर किसी जहाज का धुंधला आकार दिख रहा था, शायद कोई रेस्क्यू वेसल। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोफिया ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम सच में आजाद हैं? अलेहांद्रो ने क्षितिज की ओर देखा और बोला, शायद, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। समुद्र से हवा आई और उसके साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट। वापस लौट जाओ। अलेहांद्रो ने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, बस रेत पर एक निशान, इंसानी पांव जैसा, जो धीरे धीरे लहरों में मिट गया। समुद्र शांत था। लहरें हल्के से किनारे को छू रही थीं और हवा में अब वह घुटन नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। अलेहांद्रो ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने नीला आसमान था और दूर से किसी मोटर की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, सोफिया उठो, सुनो वो आवाज। सोफिया धीरे से हिली। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन होश लौट आया था। वो जहाज है। उन्होंने ऊपर देखा। सचमुच क्षितिज पर एक छोटा सफेद जहाज उनकी ओर बढ़ रहा था। धुएं की पतली लकीर पीछे छोड़ते हुए वह करीब आता गया। अलेहांद्रो की आंखों में आंसू आ गए। हम बच गए, उसने कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें उठा लिया। दोनों बेहोशी की हालत में हेलीकॉप्टर से पास के बेस कैंप में ले जाए गए। कई दिनों बाद जब अलेहांद्रो को होश आया, वह एक मेडिकल बेड पर था। दीवार पर स्पेन का झंडा लटक रहा था। डॉक्टरों ने बताया, तुम्हें समुद्र में तैरते पाया गया, कोई द्वीप नहीं मिला, बस तुम दोनों। अलेहांद्रो ने कमजोर आवाज में पूछा, बाकी लोग? डॉक्टर ने सिर झुका लिया, कोई नहीं मिला। सोफिया पास के बेड पर थी। उसकी आंखें खुली और वह फुसफुसाई, हम सच में निकल आए? अलेक्जेंडर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। शायद हाँ, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी, या शायद नहीं। कुछ हफ्तों बाद उन्हें स्पेन वापस ले जाया गया। खबरें हर जगह फैल गईं। स्पेनिश रिसर्च शिप सर्वाइवर्स फाउंड आफ्टर मैजिक्स डिसअपीयरेंस। पत्रकारों की भीड़, टीवी इंटरव्यू और सरकारी जांच, सब कुछ मानो किसी सपने जैसा लग रहा था। अलेहांद्रो ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रही। वो जब भी आंखें बंद करता, उसे वही नीली रोशनी, वही आवाजें सुनाई देती। वापस जाओ, सोफिया ने भी यह महसूस किया। वह रात में नींद में चिल्लाने लगी, मटेओ पीछे मत जाओ। अलेहांद्रो उसे शांत करता, लेकिन खुद भी सो नहीं पाता। एक रात जब दोनों अस्पताल की खिड़की के पास बैठे थे, सोफिया ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है हम सच में बाहर हैं? कभी कभी नहीं तो क्या हो अगर वो हमें जाने ही ना दे? उसकी बात पर अलेजांड्रो चुप हो गया। कहीं दूर समुद्र की दिशा में हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे क्षितिज पर कोई नीला बिंदु टिमटिमा रहा हो। कई महीने बीत गए। अलेहांद्रो ने खुद को काम में झोंक दिया, रिपोर्टें, जांच, इंटरव्यू, लेकिन हर बार जब वह सांता एस्पेरांजा का नाम सुनता, उसके हाथ कांप जाते। एक दिन सरकार की ओर से एक टीम आई। कैप्टन एलेजेंड्रो सांतोस, हमें उसी समुद्री क्षेत्र में दोबारा मिशन पर जाना है जहां आपका जहाज गायब हुआ था। हमें उस जगह के बारे में आपकी जानकारी चाहिए। अलेहांद्रो का चेहरा फीका पड़ गया। आप फिर वहां जाना चाहते हैं? अधिकारी बोला, हाँ अला, हमें जानना है कि असल में क्या हुआ था और आपको हमारी मदद करनी होगी। उसने मना करना चाहा, लेकिन किसी अजीब ताकत ने उसे रोका नहीं। शायद उसके भीतर एक हिस्सा अब भी वहीं अटका था, उस द्वीप पर। कुछ हफ्तों बाद वह फिर समुद्र पर था। एक नया जहाज, नई टीम, लेकिन वही जगह। सोफिया को उसने मनाया नहीं था आने के लिए। वह अब भी इलाज करा रही थी।
जहाज जब उस पुराने इलाके के करीब पहुंचा, अलेक्जेंड्रो डेक पर खड़ा दूर देख रहा था। समुद्र बिल्कुल वैसा ही था, शांत पर किसी रहस्य से भरा। अचानक कंपास घूमने लगा, जैसे दिशा खो चुका हो। मशीनें अजीब आवाजें करने लगीं। क्रू के एक सदस्य ने कहा, सर यहाँ कोई सिग्नल मिल रहा है, बहुत पुराना, किसी रेडियो ट्रांसमीटर से। अलेहांद्रो का दिल तेज धड़कने लगा। कौन सा सिग्नल? ऑपरेटर ने स्पीकर ऑन किया। कर्कश आवाज के बीच शब्द उभरे, सांता एस्पेरांजा। मदद। अलेहांद्रो का चेहरा जम गया। यह असंभव है, वो सिग्नल हमने सालों पहले सुना था। क्रू ने पूछा, सर हमें सिग्नल की दिशा में जाना चाहिए? अलेक्जेंड्रो ने हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ। जहाज उस दिशा में मुड़ा। सूरज ढलने लगा और क्षितिज पर नीली चमक दिखने लगी, वही रोशनी जो उसने द्वीप पर देखी थी। समुद्र की लहरें बदलने लगीं, जैसे कोई गहरी शक्ति उठ रही हो। ऑपरेटर फिर बोला, सर ये सिग्नल अब बहुत पास से आ रहा है। अलेहांद्रो धीरे से बोला, मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। हवा भारी हो गई, आसमान में बादल इकट्ठे हुए और जहाज हिलने लगा। क्रू घबरा गया। दोस्त, हमें वापस लौटना होगा, अलेक्जेंड्रो ने बस कहा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। और उसी पल क्षितिज पर एक काली परछाई उभरी। उसमें मिली एक पुरानी नोटबुक, भीगी हुई, पर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। द्वीप को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। जब तक इंसान डरता रहेगा, वो जिंदा रहेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन समुद्र अब भी वहीं है। हर बार जब कोई जहाज उस दिशा से गुजरता है, उसके रेडियो में हल्की सी आवाज सुनाई देती है, एस्पेरांजा। मदद और कोई नहीं जानता। क्या वो अलेहांद्रो की आवाज है या फिर उस द्वीप की जो अब भी किसी का इंतजार कर रहा है।